गांव के सबके बच्चे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, कई पीढ़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रजभूषण शरण, जिसपे पहलवान लड़कियों के यौन शोषण का न केवल आरोप था, अब वो आरोप अदालत के अंदर सिद्ध हो गया, वो दोषी पाया गया है, तो उसके बेटे को भी टिकट दिया गया है यूपी के अंदर। तो ये जो परिवारवाद के खिलाफ भी बोलते हैं, वो खुद उनके बच्चे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह का बेटा वो जो है बीसीसीआई चलाएगा, वो क्रिकेट का बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा, वो अपनी कंपनियां चलाएगा, लेकिन हमारे गरीबों के बच्चे वो क्या करेंगे? वो गरीबों के बच्चों को काम दे रहे हैं, कह रहे कि आपको गौ रक्षा करो, आपको जो है ये जो मुसलमानों ने हमारे ऊपर कब्जा कर दिया, चलो इनकी जो है मॉब लिंचिंग करो। और कुछ मारने वालों में एक अपराधी समाज की तरफ हम तब्दील किए जा रहे हैं। हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। किस बात से ध्यान भटकाया जा रहा है? हमारा ध्यान इस बात से भटकाया जा रहा है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब हमने ये सपना देखा था कि हमारा देश एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें आदमी के द्वारा आदमी का शोषण ना हो। जो लोग फांसी के तख्तों पे चढ़े थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उन्होंने सपना देखा था कि जब हम गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भेज देंगे तो मजदूर हमारे देश के अंदर स्थापित होगा। लेकिन दुख की बात है कि ये नहीं हुआ हमारे देश में। केवल इतनी बात नहीं है, उस समय पे आजादी के आंदोलन के समय पे एक तरफ मजदूर संघर्ष कर रहे थे 8 घंटे काम के कानून के लिए, दूसरी तरफ किसान संघर्ष कर रहे थे, वो अंग्रेजों का जो लगाम था उसके खिलाफ और अपनी मनमर्जी की खेती करने के लिए। तीसरी तरफ राजा राम मोहन राय जैसे, जब ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर जैसे लोग हैं, वो जाति उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, और भगत सिंह जैसे, अशफाक उल्लाह खां जैसे, करतार सिंह सराबा, खुदीराम बोस जैसे लोग वो संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों को देश से बाहर भेजने के लिए। ये चौतरफा जो लड़ाई चल रही थी, वो चौतरफा लड़ाई का नतीजा था कि हमें आजादी के बाद हमारे देश में एक ऐसा संविधान मिला जिसमें सबकी बात शामिल थी। हमारे देश के संविधान में लिखा गया कि भाई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे किसी के साथ, हमारे संविधान में लिखा गया कि इस देश की सरकारें वो इस देश की जनता चुनेगी, और वो परमानेंट नहीं होगी सरकारें, उनको हर 5 साल में जनता के पास जाना पड़ेगा, और जो सरकार चुनी जाएगी उनके लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर संविधान के वो स्पष्ट तौर पे लिखा गया कि उन सरकारों को क्या करना था। उन सरकारों को कम से कम ये करना था कि हम संतुलित खाना खा सके हर रोज, हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सके, हम हरी बीमारी में अपना इलाज करवा सके, और हर एक आदमी अपनी जिंदगी में अपने लिए एक छत जरूर बना सके। कम से कम इतना करना था उन तमाम सरकारों को। लेकिन ये दुख की बात है कि नहीं हुआ। आजादी के बाद कुछ काम हुए, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र खड़े हुए, लेकिन आज बात यहाँ पे पहुँच गई है कि ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार भी हमारा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? हमारे देश के संविधान के अंदर लिखा गया है इस देश का सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। हमारे देश के हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो किस तरह से पूजा पाठ करना चाहता है, वो कैसे इबादत करना चाहता है, उसकी मर्जी है। या वो नास्तिक है, वो कुछ नहीं मानेगा, वो उसका अपना अधिकार है, उसकी मर्जी है। लेकिन आज इस सब के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और इन तमाम चीजों से ध्यान खींच के हमारा ध्यान जो है लगाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान पे, ताकि हम वहाँ सोचते रहे, और जो तमाम धन संपदा हमारे देश की इकट्ठी करके चंद पूंजीपतियों के हाथ में दी जा सके, और दी जाती है। ऐसे ही नहीं अडानी जो 629वें नंबर पे था जब मोदी राज में आया, तब आज वो दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया है। सब कुछ बेच दिया गया है देश का, रेल से लेके, भेल से लेके, तमाम जितने भी हमारे बस अड्डे, हवाई अड्डे, हमारी जो रोडवेज की बसें, तमाम सब कुछ LIC, जितना भी हमारा सरकारी जो भी सिस्टम था, तमाम को बेच दिया गया है। सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और अभी तो योजना ला के बंद कर रहे हैं सरकारी स्कूलों को। क्या कह रहे हैं? चिराग योजना लाए हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, फीस सरकार देगी। और भाई जिनके प्राइवेट स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनको
उनकी तो नहीं देती, फिर इनकी देगी जो सरकारी स्कूल में को छोड़ के प्राइवेट में जाएंगे, उनकी फीस इसलिए देगी सरकारी स्कूल पे ताला लगाना है उनको, ताकि सरकारी स्कूल पे ताला लग जाए। जैसे सब कुछ बंद होने लग रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड लेके आए हैं, उसमें ऑपरेशन करना हो तो थोड़ी सी राहत है, अन्यथा आपको बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, यहाँ तक कि हड्डी टूट जाए, दांत का इलाज कराना हो, आपकी सैकड़ों बीमारियां जो कवर ही नहीं होती उसके अंदर, जब तक आप एडमिट नहीं होगे उससे इलाज ही नहीं होना। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि अपने तमाम सरकारी अस्पतालों पे ताला लगे, एक बार प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मुंह हो जाए सबका, ताकि सारे अस्पतालों पे ताला लगाया जा सके और उसके बाद सारी जनता अपने ऊपर है भाई, उनका वो अपने हाल पे है, किसी तक में कमाया जा तो खा लो, ना तो मोदी के लेखे तो कल मरते आज मरो, उसने लिया कोई लेना देना। ये सच्चाई है आज के इस समय की। और वो सत्ता में कायम रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? चलो देश की जनता सुने, वो एक बात होती है, सबकी बात सुनो, जिसकी बात बढ़िया लगे उसकी बात पे अमल करो। ये भी अपना काम गिरवाते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं हमने 10 साल में ये काम कर दिए, आने वाले जो है 5 साल में हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, एक भी काम नहीं गिरवाते जिसका संबंध जनता के जीवन से है, जिसका संबंध हमारी रोजी और रोटी से है, ऐसे किसी भी काम को वो ना गिरवाते, ना पिछले 10 साल में उन्होंने कभी भी ये काम किया है। और बोलने में तो बहुत तेज है। जब सिलेंडर 390 रुपए का मिलता था, तब सारे बीजेपी वाले लाइन में लग के सिलेंडरों के ऊपर बैठ बैठ कितने प्रदर्शन करते थे। आज सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया है। जब जनता बोलती है तो सारा मीडिया कब्जे में कर रखा, कोई हमारी आवाज भी नहीं सुनने देता, कोई बात भी नहीं हमारी जाने देता कि कहाँ महंगाई पहुंच गई है, कैसे हम अपना गुजारा करें, कहाँ सब नौकरियां चली गई हैं, क्यों हमारे पास नौकरी नहीं है हमारे पढ़े लिखे बच्चों को, क्यों हमारे पढ़े लिखे बच्चे पीएचडी करके एमटेक करके फांसी लगने को मजबूर है। और भाई बात इतनी नहीं है, बात यह है कि कानून पास कर रहे हैं संसद के अंदर मजदूरों के 4, और जो मजदूर नहीं है तुमने सोचा मारा क्या लेना देना इस कानून से? मजदूर का मतलब है जो भी आप अपने बालक को आज टाई बेल्ट बांध के स्कूल में भेज रहे हो ना, और फिर वो कॉलेजों में जाता डिग्री लेने के लिए आप कर्जे ठा के जब उनको डिग्री कराते हो, किसी को एमटेक, किसी को बीटेक, किसी को सीए, किसी को बीसीए, किसी को एमसीए, एमबीए, ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियां करा के जब उनको कंपनियों की तरफ मूव करेंगे तो उनके यहाँ जो काम के घंटे हैं वो 8 नहीं होंगे 12 होंगे, और 12 घंटे काम पे उतना ही पैसे में काम करना पड़ेगा जितने में आप पहले 8 घंटे काम करते थे। एक तरफ बेरोजगारी है, अपना दिमाग लड़ा के देखिए, यदि किसी सरकार को ये तकलीफ होती मेरे नौजवान आज बेरोजगार क्यों है, सबके घर में नौकरी क्यों नहीं है, तो काम क्या बनता था? काम ये बनता था कि 8 घंटे की ड्यूटी को वो कम करके 6 घंटे कर देते, तो एकदम से 20% रोजगार बढ़ जाता और जो है सबको रोजगार मिल जाता, 25% रोजगार अलग से होता। अब इन्होंने 8 घंटे के काम को 12 घंटे किया है, यानी कि जो बेरोजगारी है इस बेरोजगारी में और इजाफा होगा, तो ये जिंदा कैसे रहेंगे हम? ये सवाल नहीं है। वो 5 किलो राशन के बारे में बता दिया, और भाई बीजेपी वाले इस पे उतर आए हैं कि भाई वो रायबरेली से आ गया एक वीडियो और कई ऐसे आ गए हैं, मजदूर के मजदूरों को कह रहे हैं 5 किलो अनाज बीजेपी का खाओगे और वोट जो है किसी और को दोगे, क्यों? उसके बाप का होता है मोदी के, अपने घर से दे हुए हो, हमारा पैसा, हमारे किसानों ने अनाज उगाया, जनता के टैक्स का पैसा, ये उनका ड्यूटी बनती है। प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी नहीं बनती कि वो जो दंडवत लेटा करे, एक मंदिर में करे, दूसरे मंदिर में करे, तीसरे मंदिर में करे, चौथे मंदिर में जो वहां पे वो लेट रहे, यो काम नहीं बनता प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का काम बनता है देश के लिए नीतियां बनाने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का, यदि हम महंगाई से त्रस्त है तो महंगाई कम करने का, देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थित करने का, ये सारे काम बनते हैं। उसके ये सब काम छोड़ के वो तो मंदिर 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 जा रहा है, उसके लिए उसको प्रधानमंत्री की गद्दी किस लिए चाहिए? वो तो मंदिर में वैसे ही जाके बैठे, शंकराचार्य बड़े बड़ी गद्दी दे और वहां पे बैठे, कौन टोकने आएगा उसको, क्या दिक्कत है उसको? लेकिन ये काम नहीं करने, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो समय है ये समय कुछ अलग समय है, हमारे सामने आज चुनौतियां अलग हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जितने झूठ बोल रहे हैं, जिस तरीके से हमें डरा रहे हैं,
कोमेट कपूर ने मंगलसूत्र का नाम दिया था। प्रधानमंत्री ने इतना बयान नहीं दिया। कल भी वो इंटरव्यू में बोले हैं कि भाई ये जो है सबकी संपत्ति लेके सब में बराबर के हिस्से में बांटेंगे। बताओ ये धन बराबर बंटना चाहिए कि सब में नहीं बंटना चाहिए? भाई जी तो एक फूट होगा तो सोचेगा चले आधा चले आधा, डर लगता है। लेकिन बात ऐसे नहीं है। बात क्या है? झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री जो ये कह रहा है आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेसी एक भैंस खोलने जाएंगे, आपके जो है दीवारों का एक्सरे करेंगे, किसने दीवारों में जो है धन छिलवा रखा है, किसने गहने छुपा रखे हैं, जवार के डिब्बे में गहना है कि बाजरे के डिब्बे में गहना है। आप मोदी जी को भी बताना चाहते हैं, मोदी जी गलतफहमी में हो। जिनके साथ आपकी यारी दोस्ती है यो काम तो वो कर रहे हैं, उनके पास है धन दीवारों में चलवाने के लिए, उनके पास है सोना दीवारों में चिलवाने के लिए, डिब्बों में छुपा के रखने के लिए, जमीन में गाड़ने के लिए। आम इंसान तो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। और भाइयों धन का ब्यौरा तो जरूर होना चाहिए। हम सीपीएम पार्टी की तरफ से आपको कह रहे हैं, हम इस बात के हक में हैं कि भाई क्यों नहीं ये अडानी का बेटा या अंबानी के बेटे की फ्री रिसेप्शन होती है, ब्याह नहीं होता, ब्याह का पहले फंक्शन होता, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर टैक्स लगे और उस टैक्स के पैसे से सबके लिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं हो? जो सुपर अमीर लोग हैं उनसे उनके टैक्स किस लिए माफ किए जाए? जो उनसे टैक्स माफ किए गए वो पैसा क्यों ना वसूल किया जाए? वो जरूर वसूल किया जाए। जो सुपर अमीर लोग हैं उनसे, और जब वो पैसा हस्तांतरण हो क्यों ना विरासत टैक्स लगा दिया जाए? क्या दिक्कत है भाई? अडानी के बेटे ने, अंबानी के बेटे ने क्या कर दिया? पैदा ही हुआ है, कमाएगा, उसने तो बतेरा कुछ है। जब संपत्ति ट्रांसफर होगी अंबानी के बेटे से अंबानी के बेटे को अंबानी से, तो क्यों ना उसके ऊपर विरासत टैक्स लग जाए? क्या दिक्कत है? सीपीएम ने अपने संविधान में, अपने जो घोषणा पत्र है, अपने घोषणा पत्र में लिखी है ये बात। हम मांग करते हैं कि ये जो अति अमीर लोग हैं, जो सुपर अमीर लोग हैं, इन लोगों पे टैक्स भी लगना चाहिए और इन पे विरासत कर भी लगना चाहिए। बहुत तरह की छूट लेते हैं और उस पैसे से सबके लिए स्वास्थ्य की, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और हर परिवार में एक रोजगार जरूर होना चाहिए। हम ये कहते हैं बहुत दावे के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ हम इस बात को आपके सामने यहाँ पे कहते जा रहे हैं। तो केवल अपील ये है कि मुद्दों की बात करो, आप अपनी जिंदगी की बात करो कि आपकी जिंदगी में क्या संकट है। ये जात पात से किसी का हल नहीं हो रहा भाई, और कोई भी आपकी जाति का किसी को चुन दोगे। हम ये नहीं कह रहे ब्रह्मचारी की जाति के जो ब्रह्मचारी को वोट डालो ना, हम ये कहने नहीं आए भाई। जो आपकी जात का आदमी आपके घर में गेहूं की बोरी को नहीं घेरना है, वो कुछ नहीं करते। नीतियां बनती हैं, नीतियां कौन कैसी बनाएगा, कौन जनता के हक की नीतियां बनाएगा, हमें वोट उसको देना चाहिए। और अब की बार बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ पेश आते हुए हमें वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हम कहने आए आपसे, जात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, और ये भी विश्वास दिलाते भाई किसी का कोई धर्म कुछ खतरे में नहीं है। और यह जाति को फेंकनी पड़ेगी उखाड़ के। अपने समाज से बीमारी है ये समाज की अपनी जो है, और इससे हम जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। हम समाज से उखाड़ फेंको इन जातियों के भेदभाव को, इससे किसी को फायदा नहीं होता। तो इससे ऊपर उठ के अपने मुद्दों के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। अपने समाज के अंदर जो नफरत की भावना फैल रही है इसको जो है कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सोचिए। आपके घर में सस्ता सिलेंडर कैसे आएगा, आपके घर में खाने का अनाज कैसे उपलब्ध होगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा और उनको रोजगार कैसे मिलेगा। यदि इस पे बात करोगे तो आपके जीवन में आएगा अच्छा बदलाव। और यदि बात आप ये ऊपर करोगे, भाई बड़गा राम मंदिर, वो राम को लेके आ गए, जब राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो ये ऐसी बात करते हैं, क्या औकात है मोदी की राम को लाने की? क्या औकात है? और यदि मोदी की औकात है कि वो राम को लेके आए, तो भाई फिर वो कौन सा राम है? वो अपना भगवान तो खोया, अपना भगवान तो नहीं है ना वो। यदि वो उसको ला सकते तो इन सब फालतू की बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। वो धारा 370 की बात करते थे पहले। आज कश्मीर की 3 सीटें, कश्मीर में एक पे भी चुनाव नहीं लड़ रही है बीजेपी, एक सीट पे भी उनकी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। और क्या मिल गया हमें? कह रहे थे कि कश्मीर में प्लाट कटेंगे, कौन सा प्लाट कट गया? किसी का प्लाट कटा?
हम रेडी में किस तरह कट्टे हो तो बताइयो किसने फायदा होया अडानी और अंबानी ने उनके प्लाट कट्टे हैं वहाँ पे, वो लगाएंगे उद्योग धंधे वहाँ पे, वहाँ की जो प्राकृतिक जो वहाँ की वो चीजें संसाधन है संपदा है वो करेंगे उसका इस्तेमाल, और मोदी उसके नाम पे वोट लेगा। 2 लोगों को फायदा हुआ, तीसरे किसी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हुआ है। कश्मीरियों से उनका दुख दर्द आप जान लेना कि उनको क्या तकलीफ क्या दुख है। समय की भी कोई सीमा होती है, अन्यथा उस पर भी हम बता सकते हैं कि कैसे कश्मीर हमारे देश का हिस्सा था। कश्मीरियों ने संघर्ष किया था, बहुमत आबादी मुस्लिम है वहाँ की। जब देश बट रहा था तो खुली छूट थी सबको, भाई जिसने पाकिस्तान जाना पाकिस्तान जाओ, जिसको हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान में रहो। कायदे से जब वो बहुमत आबादी यदि मुस्लिम थी तो वो कहाँ जा सकते थे? पाकिस्तान जा सकते थे। उनका राजा था हरी सिंह, वो हरी सिंह राजा वो पूरे उसके अंदर था कि ये जो है हम पाकिस्तान के अंदर मिल जाए। लेकिन किसने विद्रोह किया? वो कश्मीरियों ने विद्रोह किया कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, ये हमारा मुल्क है, हम इसी मुल्क में रहेंगे। और यहाँ पे रहने के लिए उन्होंने ये कहा था कि ये सारे लोग ये कह रहे कश्मीरियों यदि तुम पाकिस्तान में निकले तो कल आपको ये जीने नहीं देंगे, इसलिए आप हमें कोई गारंटी दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय पे ये काम कर रहे थे, उस समय के संविधान में सबने मिलकर ये प्रावधान किया कि भाई आप हमारे देश का हिस्सा हो, हम आपको आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। आप दिल पे हाथ रख के देखिए क्या उनके साथ कोई दगाबाजी नहीं हुई है, कोई धोखा नहीं किया गया उनके साथ, किया गया। लेकिन इस बात से तो कोई मतलब नहीं है, ये बात कहने से तो वोट नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलेगी ये बात कहने से वोट। लेकिन सच तो सच होता है, उसको कहना चाहिए। वो सब कुछ सारे काम वोट से नहीं होते हैं भाई। और हम तो सीधे तौर पे ना चुनाव लड़ रहे, हमारे को नहीं आना वोट, लेकिन हम अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं। हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और इसीलिए आपको सच सच बताने आए हैं, क्योंकि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमारी पिप्पी में सीधी कोई वोट खोलिया नहीं, हरियाणा में पूरे हरियाणा के अंदर। और हो सकता सरकार बने जब हम तो मंत्री भी ना बने, कोई हमारे जो दूसरे राज्यों से चुन के आ गए, ऐसा पहले भी हुआ है। यूपीए 1 की जब सरकार बनी थी 64 एमपी बने थे सीपीएम के, और 64 एमपी होने के बावजूद हमने यूपीए 1 सरकार को बाहर से समर्थन देके ये कहा था मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लागू करोगे हम आपको समर्थन देंगे, और समर्थन दिया। और समर्थन देके सड़क पे भी लड़े, सड़क के अंदर भी लड़े, और आवासियों के लिए कानून बनवाया, नरेगा का कानून बनवाया। ये एनएचएम उस वक्त में लागू हुआ, ये आशा वर्कर बैठी है उसी वक्त में लगी थी। बहुत तरह के ये खाद्य सुरक्षा का कानून आया, तब उस वक्त में ये बहस चली थी कि खाद्य सुरक्षा की गारंटी हर एक आदमी को होनी चाहिए। और उसी के बल पे जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आई थी, अपना देश भारत देश मंदी की चपेट से बच गया था। इसलिए बचा था कि गरीब आदमी की जेब में कोई पैसा गया था, और जिसकी वजह से हमारे बाजार ठप नहीं हुए। बाजार ठप नहीं हुए तो हमारे उद्योग धंधे ठप नहीं हुए, और उद्योग धंधे ठप नहीं हुए तो वहाँ पे जो मजदूर नौकरी करते थे उनकी नौकरी नहीं गई, और उनकी नौकरी नहीं गई तो पैसा उनके भी जेब में रहा, और हमारा जो सर्कल था वो चलता रहा। जब बाकी देश के अंदर बाकी देशों में मंदी आ गई थी, ये उस वक्त का प्रभाव है।